हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के लेसन सेल के बारे में। ठीक है। तो चाहे आप क्लास 11th में हो या नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि ये मैंने जितना भी कंटेंट तैयार किया है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल के बारे में इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी खाली जगह। ओके। ठीक है। सेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि कोई भी खाली जगह। सबसे पहले ये देखा गया कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में देखा कि उनको ना माइक्रोस्कोप में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर नजर आए, तो उनको ये ऐसे खाली रूम जैसा दिखा, तो उन्होंने कहा अरे ये तो सेल है। एक्चुअली में उन्होंने जो देखा, जो एक प्लांट है, प्लांट का उन्होंने सेल वॉल देखा था, जो कि एक डेड सेल वॉल था, डेड सेल थी। उसके बाद क्या हुआ, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा। ठीक है। तो आगे जान लेते हैं सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हम अपने आसपास कई तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दिखाई नहीं देते हैं। तो वो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब कुछ सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब कोई भी प्लांट है, एनिमल है, उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल होती है, और जो उनके अंदर फंक्शन होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सब कुछ कहीं ना कहीं सेल के अंदर होती है। इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। ठीक है। अ, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि कोई भी सेल रहती है तो उसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और मोस्टली जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है यही कंट्रोल करता है। इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है। और ये भी देखा गया कि हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, कि कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सेल में, उनके ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के नंबर कितने हैं उसके बेसिस पे सेल्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनि वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब वन, और मल्टी मतलब बहुत सारे, मतलब लार्ज अमाउंट में, है ना, जिसकी कोई गिनती ही ना हो, इतनी। ठीक है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो एक, जो इनकी बॉडी होती है वो एक सेल से मिलके बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गई, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में एक ही सेल होती है, और उसी सेल के अंदर सब कुछ होता है, चाहे रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, सारी उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसी एक सेल के अंदर ही होती हैं। ठीक है। बैक्टीरिया देखा भी होगा, इस तरह दिखता है, तो उसी, ये यूनिसेलुलर है, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब कुछ एक सेल के अंदर होती है। ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है यूनिसेलुलर। और दूसरे ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी कई सारे सेल से मिलके बनी होती है, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गए, अपने आसपास जो भी देखते हो, डॉग हो गया, काव हो गया, बफेलो हो गई, कुछ भी हो गया। ठीक है। उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर एक हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है। जैसे डाइजेशन के लिए अपना अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए अपना अलग सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए अपना अलग सिस्टम है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल है, एक ही सेल के अंदर सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे यूनिसेलुलर में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये थोड़े प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, एडवांस होते हैं, है ना। हर चीज का अपना अलग सिस्टम होता है, अच्छे से इनकी बॉडी वर्क करती है प्रॉपरली। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। उसके आगे देखते हैं फिर क्या होता है।
इसके बाद स्लाइडेन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर अपनी डिस्कवरी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होती है वो मिलके टिश्यूज बनाती हैं, और वो जो टिश्यूज होते हैं वो कुछ अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। और इसी टाइम पे क्या होता है कि स्वान नाम के एक जूलॉजिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एनिमल्स पे डिस्कवरी करते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जो एनिमल सेल होती है उनके आसपास जो सेल होती है उनके आसपास एक थिन लेयर पाई जाती है जिसको आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जो सेल वॉल होती है जो कि थिक थिक लेयर होती है सेल के आसपास, वो मोस्टली प्लांट्स में ही पाई जाती है, ये एनिमल में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा, दोनों ने, साइंटिस्ट ने, कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं, हम अपने आसपास जितने भी प्लांट्स एनिमल जो भी चीजें देखते हैं वो कहीं ना कहीं सेल से मिलके बनी होती हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनी होती है ना। लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाए कि ये सेल कैसे बनती है। मतलब सेल एक होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हो अपने आसपास, पहले वो छोटा रहता है, इतना बड़ा हो जाता है, मतलब कुछ तो उसमें होता होगा कि वो इतना बड़ा हो जाता है। डिवीजन कैसे होता है उनको ये अब तो हम जानते हैं, पहले वो नहीं जानते थे कि ये सेल बनती कैसे हैं। उसके बाद क्या हुआ, रूडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे 1855 में। उन्होंने बताया कि जो सेल होती है वो पुरानी सेल से ही डिवाइड होके न्यू सेल बन जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ, सेल थ्योरी को एक प्रॉपर शेप मिला। ठीक है, उन्होंने ये तो बता दिया कि जो जितने भी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो कहीं ना कहीं सेल से मिलके बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सेल डिवाइड कैसे होती है, मतलब नई सेल्स बनती कैसे हैं। फिर रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये जो सेल है ना, ये जो एक सेल रहती है वही डिवीजन करके दो सेल बना लेती है, फिर वही डिवीजन करके फिर चार बना लेती है, आठ बना लेती है, ऐसे होता है। इसके बाद सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिया गया। इसके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, सेल से मिलके बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ठीक है, और इन्होंने सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है कि जो सेल है वो जो पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं से मिलके न्यू सेल्स बनती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि सेल होती कितने टाइप की। अभी हमने नंबर के बेसिस पे देखा, अब देखेंगे कि जो सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है या जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पे सेल कितनी टाइप की होती है। तो सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कोई भी सेल मान लेता है उसके पास एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। तो जिसमें मेम्ब्रेन ये वेल डिफाइन होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। और जिसमें ये मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब ये होता है कि प्रिमिटिव टाइप का, कोई भी चीज प्रिमिटिव टाइप की हो, मतलब वो ज्यादा डेवलप ना हो, एडवांस ना हो। जैसे बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। जैसे कि अभी ऊपर देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होती है, कोई भी सिस्टम नहीं होता, वो सारा कुछ अपनी उसी सेल के अंदर करते रहते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा डेवलप एनिमल नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होती हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप होता है, वो प्रॉपरली एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उसका यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। और इन सेल ऑर्गेनेल्स के आसपास भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन होता है, लाइसोसोम क्या करता है कि सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ये इसको डिस्ट्रॉय करता है। सबके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स
होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, इनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और सेंट्रियोल क्या करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि जो शेप होती है वो किस तरह की होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में शेप किस तरह की होती है। ठीक है, अभी बुक में देखा होगा कि जो सेल्स का डायग्राम बना रहता है, कई तरह की हमारी बॉडी में भी सेल्स होती है। जैसे नर्व सेल देखा होगा कि वो लंगिट्यूडिनल होता है, या जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसका शेप अलग होता है। तो जो ये देखा गया है कि जो सेल्स का शेप है वो मोस्टली उसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप धीरे धीरे डिसाइड हो गया है इवोल्यूशन में। तो ये कई तरह की यूकैरियोटिक सेल्स हो सकती हैं, डिस्क शेप्ड भी हो सकती हैं, या कॉलमनर शेप भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड शेप भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कितने टाइप की होती है। ये बेसिलस भी हो सकती है, बेसिलस रॉड लाइक, मोस्टली ये ऐसे रॉड लाइक दिखेंगी। कोकस स्फेरिकल गोलाकार, कॉम विब्रियो कॉमा ऐसे, स्पाइरल स्पाइरल दिखेंगी। ठीक है, और जो बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर भी है वो भी मोस्टली इनके शेप के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जैसे बैसिलस, बैसिलस रॉड लाइक, जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्योरनजेनेसिस, अब उसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो रॉड लाइक होगा। विब्रियो कॉलेरा, वो अब उसके नेम से ही पता चल रहा है वो कोमा शेप का बैक्टीरिया होगा ऐसे। ठीक है, तो शेप जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो बैक्टीरिया की शेप चार तरह की देखने को मिलती है, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरल। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, वो सर्कुलर होता है। वहीं जो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक में होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। और बैक्टीरिया सेल्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक चीज ये भी देखा गया है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कुछ ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मिड, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं। आगे हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे प्लाज्मिड का यूज होता है आगे के लेसन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है एक बैक्टीरिया का समझने के लिए। एक ऐसे इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजेला बोलते हैं, जो क्या क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। मतलब बैक्टीरिया को इधर से उधर जाने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही कुछ स्पेसिफिक फंक्शन मीजोसोम्स का होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, इसके अलावा साइटोसोम होता है, यहाँ पे ये राइबोसोम होता है, और न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसमें, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ये पड़ा रहता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं पिलाई। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट से चिपकने में हेल्प करते हैं। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में ही देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें बाहर की जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहली होती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी होती है सेल वॉल, तीसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों एक दूसरे से काफी टाइटली बाउंड होती हैं। ठीक है, और इन सबके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन ये मोस्टली क्या करती हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो वन बाय वन करके हम तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या होती है, लूज सीथ के रूप में भी हो सकती है, जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा थिक है, टफ है, तो इसको कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सेल वॉल, जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया को
बस्ट होने से बचाती है, फटने से बचाती है ये सेल वॉल बैक्टीरिया को। उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेम बैक्टीरिया में या चाहे कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों में सेम होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। ये क्या क्या होती है, सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। मतलब ये सारी चीजों को अपने पास से नहीं गुजरने देती है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही अपने पार गुजरने देती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मीजोसोम जो अभी बताया था कि जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वही थोड़े से बाहर निकल के एक राउंड टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको मीजोसोम कहते हैं। जो बैक्टीरिया में मोस्टली क्या करता है, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो ये सब नहीं होता है, तो वहां पे ये सारे काम मीजोसोम्स करते हैं। तो ये काफी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल्स का। उसके आगे देखते हैं कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी कई एक्सटेंशन होते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और भी कई चीजें मिलके बनी होती हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। जो क्या करते हैं, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमेटोफोर नाम से ही पता चलता है, क्रोमो मतलब होता है कलर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब जो बैक्टीरिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके, चल सके, जैसे हर जगह बैक्टीरिया मिलते हैं। और नॉन मोटाइल वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, मतलब लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। और तो बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है। जो फ्लैजिला क्या होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। सेल वॉल से सेल वाली आगे फ्लैजिला बना लेती है। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटे-छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे गए थे यहाँ, ये इसको बोलते हैं पिलाई या फिम्बरी। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से या होस्ट से अटैच्ड होने में हेल्प करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरिया में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के एक्टिव साइट होते हैं। जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो राइबोसोम्स करते हैं। और बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि 2 सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर के अलावा भी बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है इंक्लूजन बॉडी के रूप में। जिन जैसे कि फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ईटीसी। जब भी कभी फूड की कमी होती है तो यही डाइजेशन करके बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे फिर वो सरवाइव करते हैं एडवर्स कंडीशन में, ठीक है। तो आज हमने मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि सेल क्या होती है, फिर देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। उसके अलावा फिर हमने देखा कि जो सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके बेसिस पे सेल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद हमने हमने देखा कि सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स कितने तरह के होते हैं। फिर ये देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके आसपास एक डिफाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है। फिर हमने देखा कि शेप शेप कैसी होती है, तो देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो डिस्क शेप्ड, कॉलमनर शेप्ड, क्यूबॉइड शेप्ड, कई तरह की हो सकती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं मोस्टली 4 टाइप की देखने को मिलती हैं। एक बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरल, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा बैक्टीरिया का, ठीक है। फिर देखा कि बैक्टीरिया के जो बाहर की लेयर होती है वो 3 तरह की होती है, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बारे में, इन सब के बारे में देखा। फिर इसके अलावा हमने
बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, राइबोसोम्स के बारे में देखा, और उसके अलावा जो भी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती हैं उसके बारे में देखा। ठीक है, तो आज हमने कुल मिला के प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया है, और अगली क्लासेस में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।